मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का अपना टॉपिक है प्रजा करे यही पुकार, अब तो मुआवजा दो सरकार। हाँ जी, सभी की मांग यही है और इसी मांग को मैं भी आप प्रजा की तरफ से मांगते हुए कि प्रजा करे यही पुकार, अब तो मुआवजा दो सरकार, मैं जैसा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम इस बारे में विश्लेषण करेंगे कोरोना कालखंड से या लॉकडाउन कहें, उससे किसको कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना फायदा हुआ है और सरकार को क्या करना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, लगभग एक दूसरा साल चल रहा है और लॉकडाउन हम कह सकते हैं या कोरोना कालखंड कह सकते हैं, जिसकी वजह से देश की प्रजा को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। आज हम नुकसान किस सेक्टर को हुआ है, कौन सा सेक्टर, कौन से लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं इससे, आज हम उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। किसको फायदा हुआ है। हाँ जी, ये भी बात सच है, कोरोना कालखंड में शायद देश की प्रजा को यही पता होगा कि सभी को नुकसान हुआ है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस कोरोना कालखंड में फायदा भी हुआ है और इसके लिए हम जरूर आज विश्लेषण करेंगे किसको फायदा हुआ है। हम पहले देख रहे हैं कोरोना कालखंड में लॉकडाउन से नुकसान किसको हुआ है। आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में मध्यम वर्ग तो खत्म ही जैसा हो गया है। मध्यम वर्ग जिसको हम कहते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग है। 3 कैटेगरी होती है, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश से मध्यम वर्ग लगभग खत्म ही हो गया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से, मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 25 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग में आ गए, गरीब की कैटेगरी में आ गए और वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए साहब। हाँ जी, ये बात सच है और मध्यम वर्ग को ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है और ये लगभग 25 करोड़ मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। अब इससे मध्यम वर्गीय लोगों का नौकरी, पेशा, धंधा सब कुछ बंद हो गया है। गरीबी की रेखा के नीचे आने का मेन कारण ये है, वो जहां पे नौकरी करते थे वो इंडस्ट्री बंद हो गई, उनके जो छोटे मोटे धंधे करते थे वो बंद हो गए और इससे ये परिवार गरीब के बजाय गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। तीसरा क्या है, ये तो प्रजा की बात हुई। भारत देश जो विकासशील था, डेवलपिंग कंट्री था, ऐसा लगता था कि कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ वर्षों में हमारा देश भारत एक विकसित देश बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वो अब सपने की बात हो गई, बड़ी दूर की बात हो गई। भारत विकासशील से अल्प विकसित देश, अंडर डेवलपिंग कंट्री बन गया है साहब। अंडर डेवलपिंग कंट्री मतलब अल्प विकसित देश फिर से बन गया है और हम जहां से शुरू किए थे वहीं फिर आ गए हैं। ये कोरोना कालखंड की देन है, हमारी अचीवमेंट है। देश की प्रजा गरीब हो गई, 25 करोड़ प्रजा मध्यम वर्ग से गरीब बन गई और ये हमारे सामने सही चित्र है। अब हम आगे देखते हैं, कोरोना कालखंड में ऐसा नहीं कि नुकसान ही हुआ है, फायदे भी हुए हैं। ये सुनकर बड़ा आश्चर्य जरूर लगेगा, लेकिन हाँ साहब, कोरोना कालखंड में फायदा या लॉकडाउन से फायदा हुआ है। किसको हुआ है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, ये इनकी संपत्ति में अजीबोगरीब तरीके से बढ़ोतरी हुई है और ये इनकी संपत्ति और बढ़ती ही गई है। जैसे हम अपने देश की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, जो ये कौन सी कंपनी के मालिक है? अदानी ग्रुप के मालिक है। और आप लोग ये जाने, इस कोरोना कालखंड में इन्होंने बहुत बड़ी डील भी की है, क्योंकि दुनिया में जो छोटी कंपनियां
नुकसान में चली जाती है, उनको इन्होंने ओवरटेक भी किया है। और आज की ही न्यूज में है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सौदा अदानी ग्रुप ने, अदानी ग्रीन ने $3.5 अरब में सॉफ्ट बैंक और भारती के पास से एचबी एनर्जी खरीद लिया। आज के टाइम पे जब देश की प्रजा के पास अपने घर के खर्चे चलाने के लिए फांफे हो रहे हैं, उसका नौकरी बंद है, उसका धंधा बंद है, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद रहे हैं। तो कोरोना कालखंड इनके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, कोरोना कालखंड में मेडिकल सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जैसा कि हमको पता है कि कोरोना कालखंड में मेडिकल की जरूरत बढ़ी है और किसको फायदा हुआ है? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को फायदा हुआ, प्राइवेट सेक्टर को हॉस्पिटल को फायदा हुआ है, प्राइवेट डॉक्टर्स को फायदा हुआ है, फार्मा इंडस्ट्री दवाई बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ है और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए दूसरे सेक्टर जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सभी के इस सेक्टर से जितने जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी को फायदा हुआ है कोरोना कालखंड में। और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है, हमारे देश की प्रजा जब मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग बन गई है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये बात सच है। अब बात यह है कि क्या देश की प्रजा को गरीब बना करके देश पर राज किया जा सकता है? और प्रजा यही मांग कर रही है, प्रजा यही मांग कर रही है कि जो गरीब हो गए हैं उनको फिर से उनकी स्थिति में लाया जाए। और इसीलिए लिखा गया है, प्रजा करे यही पुकार, अब तो मुआवजा दो सरकार। हाँ जी, ये क्योंकि जिसके काम धंधे बंद हो गए, जिसकी नौकरी बंद हो गए, उसका जल्दी सेटअप होना बड़ा मुश्किल है और सरकार से वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार की आर्थिक रणनीति, जो ये सरकार है, हम ये देखना चाहेंगे क्या सरकार आर्थिक मोर्चे पे कामयाब है। अगर हम कहना चाहें, राय देना चाहे, कहना चाहे, साहब वर्तमान सरकार आर्थिक मोर्चे पे निष्फल गई है। एक चीज की क्रेडिट हम जरूर दे सकते हैं मनमोहन सिंह को, कांग्रेस की सरकार को, कि आर्थिक मोर्चे पे वो सफल सरकार थी और उसका विश्व प्रसिद्ध जो प्रोजेक्ट रहा मनरेगा कार्यक्रम, जो आज भी चल रहा है गांव में, बहुत जबरदस्त एक सफल प्रोजेक्ट कार्यक्रम माना जा सकता है, जो लोगों को रोजगारी देने का कार्यक्रम रहा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, अब हमारे देश की प्रजा क्या कह रही है? सरकार से कह रही है कि आप अपनी आर्थिक रणनीति में चेंज करो, आप इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी को चेंज करो। जो देश की प्रजा इतनी गहरी खाई में चली गई, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए और जाना जरूरी है, क्योंकि सरकार प्रजा से चलती है और प्रजा का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। अभी तक हमने चार्ट में हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने देखा सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ का राहत पैकेज डिक्लेयर किया था, लेकिन सोचने वाली बात यह, सरकार ने या आरबीआई ने जितने भी राहत पैकेज दिए हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए हैं या बैंकिंग सेक्टर को दिए गए हैं, जिससे कि प्रजा को वो लोग पैसा फिर से मार्केट में जा सके और प्रजा को लोन मिल सके। अब सोचने वाली बात यह है कि जो प्रजा लोन लेकर के उनके काम धंधे बंद पड़े हैं, उस लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या उस ऐसे सेक्टर को राहत पैकेज दे करके सरकार क्या प्रजा को उबार सकती है? तो ये रणनीति तो फिलहाल मेरे भी बिल्कुल नहीं समझ में आती या प्रजा को नहीं समझ में आती। सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हम पहले देखते हैं कि पैसा सरकार ने कैसे राहत पैकेज दिया है। हम देख रहे हैं जो सरकार ने राहत पैकेज दिया है, गवर्नमेंट या आरबीआई, रिजर्व बैंक देती है पैसा, राहत पैकेज देती है। आरबीआई गवर्नमेंट सर्कुलेशन देती है, डायरेक्शन देती है आरबीआई को पैसा देती है, बैंक्स को, और बैंक्स भी पैसा देता है। एलिजिबल कस्टमर्स, मैंने शब्द यूज किया है एलिजिबल कस्टमर, मतलब समझ लीजिए, एलिजिबल कस्टमर मतलब जो उस लायक ग्राहकों, योग्य ग्राहकों, जो बैंक की नजर में योग्य हो, कि जो बैंक के क्राइटेरिया सेट होते हैं, जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो, ऐसे लोगों को लोन के जरिए पैसा मिलता है। तो ये एक तरह से बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि जब कोरोना कालखंड चल रहा है तो ये
इस तरह का राहत पैकेज देना समझ में नहीं आता कि सरकार जो है आरबीआई के जरिए बैंक को देती है पैसा और बैंक को डिसाइड करता है किसको हमको पैसा देना है मार्केट में, किसको नहीं देना है। तो ये तो शायद नाइंसाफी है प्रजा के साथ में। और उससे क्या चेंज आता है, उसमें चेंज क्या आना चाहिए, सरकार जो प्रजा जिसका काम धंधा बंद हो गया है, जिसका नौकरी पेशा बंद हो गया, उनके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, बैंक के कर्जे लिए हुए हैं, बैंक के हफ्ते भरने पड़े हैं, उनका मकान गिरवी है, उनका हर एक चीज दांव पे लगा हुआ है। तो सरकार क्यों एक दो टाइप के आर्थिक पैकेज नहीं देती, एक आर्थिक पैकेज जो बैंकिंग सेक्टर को देना, कॉर्पोरेट सेक्टर को देना दे, लेकिन सरकार एक आर्थिक पैकेज ऐसे लोगों को जरूर देना चाहिए मिडिल वर्ग के लिए जिनका काम धंधा बंद हो गया है, चाहे नौकरी बंद हो गया, धंधा बंद हो गया है और उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, उनके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो भर पाने में नाकाम है। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों के लिए राहत पैकेज लाती और ऐसे पैसे कैसे जाना चाहिए, गवर्नमेंट या आरबीआई के जरिए सीधे कस्टमर को मिलना चाहिए और उसके कस्टमर जिससे कि अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को भर सके और वो पैसा फिर बैंक को जाए। तो सरकार अब ऐसा पैसा अगर कस्टमर को डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे कि सरकार आज किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे रही पैसा, तो सरकार को एनालिसिस करना चाहिए देश का जो मध्यम वर्गीय प्रजा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है और उनके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो उनको बैंक के कर्जे भरने हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों का एनालिसिस करके सीधे उनको राहत पैकेज देती, उनको उनका एनालिसिस करके उनके अकाउंट में पैसे देती, जिससे क्या होगा, ये पैसे का फ्लो कैसे जाएगा, कस्टमर सीधे कस्टमर पास आएगा और कस्टमर बैंक को पे करेगा और बैंक उनको देगा या मार्केट में पैसा जाएगा और वो पैसा फिर आरबीआई पास या गवर्नमेंट के पास वापस जाएगा। इस तरह से अभी क्या हो रहा है कैलकुलेशन, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है आरबीआई के जरिए दे रही है, वो बैंक को दे रही है और बैंक से ग्राहक को जा रहा है, जिससे जो एलिजिबल जो कस्टमर को जरूरत है, जो ग्राहक को जरूरत है, जो प्रजा को जरूरत है, उनको नहीं मिल पा रहा है, जो पैसेदार है उनको मिल पा रहा है। और सरकार को रणनीति में चेंज जरूर करना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट आरबीआई के जरिए पैसा ग्राहक को सीधे दे और ग्राहक के जरिए पैसा बैंक को जाए। दूसरे शब्दों में कहें, अगर कस्टमर के पास पैसा जाएगा और वो कस्टमर अपनी लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, अपने जो हफ्ते हैं, कर्जे हैं बैंक के, उनको भरे। इससे क्या होगा, प्रजा के पास पैसा आएगा, मार्केट में तेजी भी आएगी और वो पैसा और वो जो प्रजा गरीब हो चुकी है फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और जो है उससे मार्केट में तेजी आ सकती है और प्रजा वो पैसे से बैंक को भर सकती है और फिर बैंक से आरबीआई को वापस। इस तरह से पैसे का एक तरह से दो टाइप का डबल साइडर रोटेशन होना चाहिए। समझ लीजिए, गवर्नमेंट टू कस्टमर एंड कस्टमर टू गवर्नमेंट या आरबीआई, इस तरह से चलना चाहिए। इस तरह से सरकार को इसके बारे में जरूर सोचने की जरूरत है। इस मध्यम वर्गीय परिवार को, मध्यम वर्ग को बाहर निकालने के लिए एक राहत पैकेज जरूर देना चाहिए। पूरे देश की, पूरी प्रजा की मांग है कि प्रजा करे यही पुकार, अब तो मुआवजा दो सरकार। जय हिंद, जय भारत।